हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। सबसे पहले बच्चे मैं बता दूं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करा हुआ है, चाहे कैप्सूल सीरीज की बात हो, चाहे श्योर सिलेक्शन बैच की बात हो, चाहे टारगेट बैच की बात हो, चाहे गुरुदेव बैच की बात हो, चाहे क्रैश कोर्स की बात हो, चाहे 12 घंटे वाली महामैराथन की बात हो। हर जगह आप लोगों ने बहुत मेहनत करा हुआ है और लगभग हम लोगों ने सिलेबस को अपना कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। और आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी बच्चे। तो आप जाइए, एग्जाम दीजिएगा अच्छे से और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मेहनत करिए आप लोग। अब मेहनत करने की बारी क्या है भाई, तो मेहनत आप लोगों ने करा हुआ है। अब देखो, आप सोचोगे लास्ट टाइम में पढ़ के सिलेक्शन ले तो थोड़ा कम चांसेस होता है, लेकिन हाँ, आपके थोड़े अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं अगर लास्ट टाइम मेहनत करते हैं आप लोग। तब आज का सेशन जो आप सभी के लिए काफी खास इसलिए होने वाला है कि जो हमारा ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हुआ था बच्चे, उसका आपको सॉल्यूशन देंगे। साथ ही साथ कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हुए हैं, है ना, जो कि महामैराथन में भी नहीं कराए थे और उससे पहले भी नहीं कराए हैं, लेकिन हाँ श्योर सिलेक्शन मैच में इसको करा चुके थे, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन करने वाला है और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट आपको टिप्स भी देने वाले हैं कि कैसे आप सभी को करना है सॉल्व टीचिंग एप्टीट्यूड। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो हो सकता है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। बाकी आप जाइए आराम से एग्जाम दीजिए। और वैसे बच्चे जिनका सेंटर बनारस में होगा, बनारस में एक आपका बीएनएस महिला महाविद्यालय है, वहां मैं आ रहा हूं, और एक आपका केपीएस करके है, ठीक है, जो आपका भूलनपुर में, मैं वहां आ रहा हूं बच्चे। तो आप सभी से मिलूंगा और बहुत एक्साइटेड बच्चे आपसे मिलने के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग भी होंगे ही होंगे। तो चलिए आज का सेशन बच्चे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आप जाओ एकदम फोड़ कराओ भाई। यहाँ पे श्योर सिलेक्शन प्लस बैच बच्चे लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपके कोई जूनियर होंगे जो एनसीईटी 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे, तो आप उन्हें जरूर सजेस्ट करेगा श्योर सिलेक्शन प्लस बैच के बारे में, जहां से बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को कराया गया है। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चे, मैं शुरुआत में बता चुका हूं कि इस बार जो हमने 2026 में क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे इतनी मेहनत की है, मुझे लगता है यार कि अभी तक एनसीईटी के इतिहास में हम लोगों ने खुद मेहनत नहीं किया था जितना इस साल हम लोगों ने मेहनत करा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आपके आगे कोई टिकने वाला नहीं है, जो हो तो आप ही हो, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं बच्चे। यहाँ पे आप देखोगे हम लोग यहाँ पे हाई क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपके लिए दिए सब बच्चों को। यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। साथ ही पीवाईक्यू का आपको डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिला होगा। मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको बच्चे जो बोला गया था वो आपको सारा मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, टाइमली अपडेट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, हर चीज आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट द्वारा मिलता रहा है और आगे भी मिलती रहेगी। काउंसलिंग वगैरह होगा तो वहां भी आपको डिटेल में बताते रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी का काउंसलिंग भी कराने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चे आप देखो यहाँ पे इस साल की बात करेंगे तो लगभग 30,000 प्लस जो बच्चे यहाँ पे हैं इस बार जो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं और कुल मिलाकर उनकी जो तैयारी बच्चे लगभग हो चुकी होगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, है ना। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। तो भाई देखो, आपके अंदर जो आग लगी है ना, अब उसको बिताना कहां पे है, उसको बुझाना है बच्चे अपने सेंटर पे, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर कौन सी आग बुझानी है ना, याद रखो जुनून वाली आग, ठीक है। चलिए तो अब देखो यहाँ पे सीरियल वाइज क्वेश्चन तो आपको शो नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा बच्चे, तो आज के सेशन यहीं से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा, आप सॉरी आंसर बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप आंसर देने का प्रयास करिएगा, है ना भाई। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, एक मिनट। चलिए भाई, ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, आप देखोगे यहाँ पे, कक्षा में विविधता के अनुकूलन वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे एक वर्ड आते हैं इक्विटी और एक आता है इक्विलिटी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी आपका करेक्ट आंसर होगा, इक्विलिटी नहीं होता है। जिसमें देखो यहाँ पे अगर हम बाई फिगर इसको समझे तो आप समझ सकते हो बच्चे। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर मान लो कोई आपको मैच देखने हैं, ठीक है, तो अगर सबको इक्विलिटी दी जाए, समानता दी जाए, तो यहाँ पे देखो छोटे बच्चे जो है, यानी जिनको इनको थोड़ा हाई जो इनका डेस्क था, हाई टेबल की इनको नीड थी, लेकिन इनको मिल नहीं पाई। यानी देखो, अगर आपको समान सुविधाएं मिल रही हैं, अगर आपको इक्विलिटी आपको देखने को मिले, समानता मिल रही, तो आपके लिए एक निगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। और अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू नीड, है ना, यानी कि एवरीवन गेट्स दैट दे नीड, यानी जो आपको नीड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको जब फैसिलिटी मिलती है, सुविधाएं मिलती है, तो वो आपका इक्विटी होता है। जैसे आप देखोगे, ये लंबा बच्चा था तो इसे कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, तो वैसे भी मैच देख सकता है। ये थोड़ा छोटा था, इसको थोड़ा बड़ा वाला मिल गया, और एकदम छोटा बच्चा है, इसको एकदम बड़ा वाला मिल गया। यानी इनके नीड के अकॉर्डिंग क्या है, इनको फैसिलिटी मिला हुआ है। तो ये हमारा क्या होता है, इक्विटी होता है, और एक हमारा होता है इक्विलिटी, जो कि इक्विलिटी इज द निगेटिव कॉन्सेप्ट, आपको पता होगा, ठीक है। और कैप्सूल सीरीज का क्लास नंबर 1 आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे हम लोगों ने पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप उस क्लास को देखोगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली बना पाओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्राय। अब आपको देखो, आपको मोटिवेशन दो टाइप के बताए थे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है, जैसे मान लो आप डर की वजह से पढ़ रहे हो कि हाँ आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, आपको फियर है, आप किसी से डर रहे हो, या फिर आप अवार्ड के लिए पढ़ रहे हो, आप पुरस्कार के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। और क्या होता है, जब आपके अंदर से आग निकलती है, हाँ भाई मैं अपनों लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या है, क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, ठीक है, और आप क्लैरिटी के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो ये आपका क्या होता है, इंटरनल आपका मोटिवेशन होता है। तो आप पूछ क्या रहा है, आपका बताओ भाई इंटरनल मोटिवेशन कौन सा नहीं है, है ना, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या है, तो स्ट्राइविंग फॉर प्राइज, अगर आप प्राइज के लिए पढ़ रहे हो तो आपका बच्चे क्या है, इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखो यहाँ पे कुछ आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का यहाँ पे एग्जांपल वगैरह दिया गया, आप पढ़ सकते हो। वीडियो लंबी होगी तो बच्चे इसे हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन हाँ आपको अभी जो पीडीएफ है मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वैसे पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। ये देखो, अगर आप यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हो तो आपका क्या होगा, इंटरनल मोटिवेशन। आप पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, हाँ भाई मुझे मजा आ रहा है, अगर कोई बुक्स पढ़ रहे हो आप तो बोलोगे हाँ भाई मुझे मजा आ रहा है इसमें पढ़ रहा हूं, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन हो गया। नेक्स्ट है सेंस ऑफ पर्पस, आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, किसी उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं तो वो भी आपका इंटरनल मोटिवेशन हो गया। पर्सनल ग्रोथ के लिए आप पढ़ रहे हो तो भी आपका इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे रिवार्ड के लिए पढ़ रहे हो, आप क्या बोलते हैं, अवॉइडिंग पनिशमेंट, डर से, यानी आप देखोगे डर से हो गया, गिल्ट से हो गया, लॉस से हो गया, इन सब पेनाल्टी वगैरह से बचने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आप देखोगे बच्चे, मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो बच्चे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लेकर आया हूं ताकि लास्ट टाइम बच्चे आपके लिए आप मोटिवेट हो सको। अब देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन कराने वाले बच्चे, ठीक है, आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में जो यूनिट नंबर 8 है, 8 में क्या दिया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको नॉलेज होने चाहिए। लाइक हो गया कि आप अगर एसएसटी कैसे पढ़ रहे होते हैं, आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे पढ़ रहे होते हैं, साइंस कैसे पढ़ना होता है, उसको पढ़ने का क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना होता है, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपके पास है। आप देखो अब तैयारी आपकी हो चुकी है तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करिए बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, विज्ञान शिक्षा किस प्रकार जागरूक नागरिकता में योगदान देती है, एंड इन व्हाट वे डज साइंस एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप। तो आप देखो यहां पे क्या बोलोगे, सुनो, बाय प्रमोटिंग इग्नोरेंस, इग्नोरेंस को प्रमोट कर रहा है, निगेटिव कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। देखो अगर आपको निगेटिव कॉन्सेप्ट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, मैं बता रहा हूं कि आप बहुत सारा क्वेश्चन इजीली बना पाओगे, ठीक है। और भाई आप लोगों ने महामाराथन बहुत प्यार दिया भाई, मुझे उम्मीद नहीं था। अभी तक आप देखोगे लगभग 74,000 बच्चे जो है अभी तक उस सेशन को देख चुके हैं, ठीक है, 74,000 के आसपास जो है व्यूज जा चुका है। और एनसीईटी का रिकॉर्ड है बच्चे, लास्ट ईयर भी हमने रिकॉर्ड बनाया था कि 78,000 बच्चे ने लास्ट ईयर मुझे देखा था, महामाराथन की बात करें 8 आवर वाली, और इस कारण 12 घंटे लगभग मुझे लगता है एग्जाम तक 50,000 के आसपास बच्चे उस सेशन को देखने वाले हैं, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। बाकी भाई इतना प्यार के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सच बताऊं ना यार, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, बच्चे एग्जाम देने जा रहे, इतने जल्दी एग्जाम आ गया। मैं सच बताऊं तो मैं सुबह मतलब बहुत मुझे बुरा लग रहा था, सच बता रहा हूं कि आपसे दूर जा रहा हूं, है ना, क्या पता हम लोग कब मिलेंगे। और इस सेशन का लास्ट बच्चे क्लासेस है, ठीक है, इसके बाद आपको कोई क्लासेस मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, बस आपको बच्चे अपडेट मिलेंगे, जैसे आपका काउंसलिंग वगैरह हो गया वहां पे आपका हेल्प करा जाएगा, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, आप एग्जाम दीजिए भाई, हम लोग का भाई यही तक साथ था, क्या कर सकते हैं, लेकिन आगे भी हम लोग का साथ बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे एनसीटी कॉन्सेप्ट का एक ही नारा है कि हाँ तैयारी के साथ भी, तैयारी के बाद भी, तो तैयारी के बाद भी हम लोग साथ में रहने वाले, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर तुरंत मारोगे, बोलोगे सर यहाँ पे डिस्करेज की बात कर रहा है, निगेटिव कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप देखोगे बच्चे किसके बारे में बात कर रहा है, लिमिटेशन की बात कर रहा है, लिमिटिंग की बात कर रहा है, सीमित की बात कर रहा है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है, तो कुछ सोच रहा ही नहीं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो यहाँ टाइप ऑफ साइंस टीचिंग, साइंस टीचिंग आप कैसे पढ़ रहे होते हैं। देखो साइंस पढ़ने का क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो भाई साइंस आप लेक्चर मेथड यूज करते हो, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल मेथड यूज करते हो, आप लैबोरेटरी टीचिंग का यूज करते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का यूज करते हो, डिस्कवरी एंड इंक्वायरी लर्निंग, ये आपके बच्चे मेथड है साइंस को पढ़ने का, ठीक है। तो जनरली सारी चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का उपयोग विज्ञान शिक्षण को कैसे बढ़ावा देता है, ठीक है। तो भाई देखो अब देखो अगर मैं बताऊं पर्सनली बच्चे, तो अगर हम यूनिट नंबर 8 की बात करें तो 8 में मुझे क्वेश्चन कराने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड पता है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप बच्चे यूनिट नंबर 8 जो है आपका उसी क्लासेस से हो जाएगा। आपको इसके लिए आपको अलग से कोई भी क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ फिर मैं आपको करा दे रहा हूं लास्ट टाइम में, ठीक है, ताकि भाई कहने का नारक सर आपने नहीं कराया है ना, थोड़ा प्रैक्टिस भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करो भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर निगेटिव कॉन्सेप्ट देखो, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देखो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वास्तविक दुनिया के, देखो रियल वर्ल्ड एग्जांपल मेक लर्निंग टू कॉम्प्लेक्स। भाई जो रियल वर्ल्ड का एग्जांपल होता है क्या वो लर्निंग को कॉम्प्लेक्स बनाता है? नो, सिंपल बनाता है बच्चे, है ना। तो ये क्या हुआ, निगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, सिंपल सी बात है, सिंपल बनाता है, तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, वास्तविक दुनिया को वैज्ञानिक सिद्धांतों का अप्रासंगिक है, इरिलेवेंट है। नहीं भाई, रिलेवेंट होते हैं, ठीक है, इरिलेवेंट नहीं होते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला है, रियल वर्ड एग्जांपल प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेवेंस मेकिंग अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मोर एक्सेसिबल। ये हमारा क्या है, यहां पे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो सी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, मैथमेटिकल आइडियाज कैन बी डेवलप्ड इन यंग चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, कि अगर मान लो छोटे बच्चों के अंदर आपको क्या करना है, मैथमेटिकल थॉट जो डेवलप करने हैं, तो किस वे में आप जाने वाले हो। तो पहले आप क्या करते हो, छोटे बच्चों को आप देखोगे, क्या पहले बच्चे को पिक्चर दिखाते हो, नहीं, आप बच्चे को पहले क्या देते हो, कॉन्क्रीट चीजें देते हो, उससे आप बच्चे को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट देते हो, यानी आप उसे ठोस वस्तु देते हो, उसके बाद आप पिक्चर दिखाते हो, और लास्ट में आप क्या करते हो, साइन का यानी सिंबल्स का यूज करते हो, आप चित्र का यूज करते हैं। तो ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर आपको याद होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। अब छोटा बच्चा है, अगर आपको उससे अंदर, उस बच्चे के अंदर मैथमेटिकल जो है ना थॉट अगर डेवलप करने हैं, तो सबसे पहली बात, अगर मान लो उस बच्चे को मुझे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, ठीक है, मान लो कुछ चीज के बारे में बता रहे हैं, मान लो लाइक पेन, तो पहले क्या बोलेंगे, बच्चे को इस पेन को देंगे, टच करेगा, बोलेगा हाँ भाई सॉलिड है, क्या है, बोलेगा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टच करेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको अगर अगला जो हमारा स्टेप होगा, किसी पिक्चर में इसको बना हुआ दिखा देंगे, हाँ भाई देखो ये जो है ना पेन है, क्या है, ये जो पेन है, ठीक है। तो यहां पे हमने पिक्चर का यूज करा, और लास्ट में क्या बोलेंगे बच्चे से, हाँ जाओ बच्चा एक काम करो, पेन लेकर आ जाओ। तो बच्चा आप समझ चुका है, पेन को टच भी कर चुका है, टच मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं उसे कॉन्क्रीट बोलते हैं, बच्चा इसे देख भी चुका है। तो सिंपल सी बात है, सिंबल द्वारा बच्चा क्या करेगा, पेन लेकर आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझ में आनी चाहिए बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है, इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और इस बार आपकी जीत तय है बच्चे, ठीक है। याद रखना, एग्जाम हॉल में आप सभी को यहां पे अपने आप को डीमोटिवेट नहीं रखना है। अब देखो बच्चे, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहता हूं, जो मैं अपने एग्जाम फॉलो करता हूं, एग्जाम से पहले लगभग 8 से 10 घंटे का नींद जरूरी है। अगर आप नींद नहीं लोगे अच्छे से, तो सिंपल सी बात है, माइंड आपका फ्रेश नहीं होता है, और माइंड अगर फ्रेश नहीं है, तो सिंपल सी बात है, एग्जाम हॉल में आते हुए क्वेश्चन आपके आंसर करना होगा बी, आंसर कर दोगे सी। माइंड उस टाइम पे डिस्टर्ब होता है, तो माइंड का शांत रहना, रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है बच्चे। तो आप कोशिश करिएगा, चाहे कैसे भी हो, आप सो लेना अच्छे से, नींद पूरी तैयारी चाहे जो भी हो। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, भाई मेरे को लगता है लास्ट टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, सच बता रहा हूं। एग्जाम से लगभग 8 से 10 घंटे पहले पढ़ना ही नहीं चाहिए। आराम से एकदम रिलैक्स फील करो, अच्छी नींद लो, और हेल्दी फूड वगैरह खा के, नाश्ता वगैरह करके आप सेंटर पे जाइएगा, ठीक है। ये मेरा आपके लिए पर्सनली सजेशन होगा, जिसे मैंने भी यूज करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर करना जरा। अब देखो, कविताएं सीखते समय बच्चों को निम्नलिखित में से किस सामान्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर एक बच्चा क्या कर रहा है, पोएट्री सीख रहा है, ठीक है, पोएम सीख रहा है, Which of the following is not a common difficulty children face when learning poems? अगर एक बच्चा क्या कर रहा होता है, अगर मान लो पोएम का लर्निंग कर रहा होता है, तो उसके सामने कौन सी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो, अनफेमिलियर वोकैबुलरी, भाई सिंपल सी बात है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। डिफिकल्टी मेमोराइजिंग, बच्चा याद नहीं कर सकता, ये भी एक प्रॉब्लम ही तो है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, है ना। सुनो, यहां पे इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखो, याद करने में उसको कोई दिक्कत उतना नहीं होता है, सबसे बड़ी बात वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाता है, वो वोकैबुलरी से अनफेमिलियर होता है। साथ ही साथ उसको बच्चे यहाँ पे जो मेटाफर वगैरह होगा, सिमिलर वगैरह, यानी कुल मिलाकर फिगर ऑफ स्पीच का उसको नॉलेज वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ये समस्या बच्चों के सामने होती है, लेकिन याद करने वाली समस्या उतना नहीं होती है, बच्चा इजीली जो याद कर लेता है, ठीक है। बस समस्या क्या आती है कि अगर मान लो उसको वोकैब का जानकारी होगा, सिंपल सी बात है, याद भी करने में उसको दिक्कत नहीं आएगा। अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो भाई सिंपल सी बात है, उसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चे, ये सारी चीजें, और ये समस्या उसके सामने नहीं है, ठीक है। ये हमारा पोएम्स अंडरस्टूड करने का या फिर उसको समझने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्याकरण की कोई नई अवधारणा सीखते समय अगर आपको ग्रामर का कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीखना है, तो बच्चे के लिए क्या मददगार होगा। व्हेन लर्निंग अ न्यू ग्रामर कॉन्सेप्ट व्हाट कैन बी हेल्पफुल आवर चाइल्ड, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बोला भाई, तो अवधारणा के वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को देखना, सिंपल सी बात है कि आपको यहां पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल यूज करना चाहिए। रिलेटिंग द कॉन्सेप्ट टू समथिंग फैमिलियर, ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज करो जो आपके फैमिलियर हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका हैविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस यूजिंग द कॉन्सेप्ट इन देयर ओन राइटिंग ऑफ स्पीच, यानी यहाँ पे ये भी बात हमारा सही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा ऑल द एबव हो जाएगा। फटाफट करिएगा बच्चे, ठीक है, टाइम नहीं है अपने पास, बहुत कम टाइम मिला है, ठीक है, फिर भी प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दे सके। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक सोच। अब सुनो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Which of the following teaching method is best suited for promoting critical thinking and analytical thinking in social science education, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग और जो है यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने वाला है। तो सिंपल सी बात है, लेक्चर मेथड जो हमारा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है,
और यहाँ पे मेमोराइजेशन मेथड जो है निगेटिव कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे रोट लर्निंग जो है भी हमारा निगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सही बात क्या है, अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, कम्युनिकेशन करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, आलोचनात्मक सोच करोगे, आप उसका एनालिसिस करोगे, आप उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले हो। तो ये हमारा सिंपल सी बात है कि आप अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ते ना, फिर भी आप इसका आंसर दे सकते थे। इतना तो भाई आपको मैं पढ़ा ही चुका हूं। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया टूल्स इन सोशल साइंस टीचिंग। ठीक है, अब देखो अगर आप पढ़ रहे हैं सोशल साइंस एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो एसएसटी में मल्टीमीडिया का टूल्स का क्या यूज होता है भाई, क्या उसका उद्देश्य होता है, सिंपल सी, तो सीखने को अधिक मनोरंजन बनाना। ठीक है, ये बात तो सही है कि अगर आप मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हो, है ना, अगर आप टूल्स का यूज कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है आपकी लर्निंग जो है बच्चे इंजॉयबल बन जाएगी, है ना। यहाँ पे आप देखोगे मैक लर्निंग फॉर एंटरटेनिंग बन जाएगी। ठीक है, सही बात है। पारंपरिक शिक्षा विधियों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना, ये हमारा गलत बात है कि जो हमारा बच्चे ट्रेडिशनल टीचिंग है उसको पूरी तरह से यहाँ पे रिप्लेस थोड़ी कर रहा होता है, गलत बात है। दृश्य सहायता के माध्यम से समझ को बढ़ाना, ये भी हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो टू इनहांस अंडरस्टैंडिंग थ्रू विजुअल एड्स, अगर आप विजुअल एड्स का यूज करते हो तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग बच्चे वो इनहांस होगा, बढ़ेगा। छात्र शिक्षा संपर्क को कम करना, ये भी हमारा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही होगा, अब दोनों तो सही हो नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप यूज करोगे अपने एप्टीट्यूड का, यहाँ पे अब जो है ना इसमें से कौन सा बेस्ट आंसर हो सकता है, तो आप बताओ भाई कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम देता हूं, 5 4 3 2 1, इसका आंसर सी होगा। अब देखो यहाँ पे सीखने को अधिक मनोरंजक बनाना, ये तो अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन इससे क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे टूल्स का यूज करते हो, अगर मल्टीमीडिया का यूज करते हो, और आप डिटेल में समझ जाओगे और आप अच्छे तरह से आप समझ जाओगे, ठीक है, तो दृश्य सहायता के माध्यम से समझ को बढ़ावा मिलेगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो इनहांस होगी, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे विजुअल एड्स का यूज करते हैं। ठीक है, दृश्य सामग्री का यूज करते हैं बच्चे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक विज्ञान कक्षा में समावेशिता, अब इंक्लूजन की बात कर चुके हैं, तो इंक्लूजन के बारे में हर किसी को पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, समावेशिता क्या होता है, यानी अकॉर्डिंग टू नीड, अगर आपको फैसिलिटी मिल रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं, इंक्लूजन मिलते हैं। इंक्लूजन को हम इक्विटी बोल सकते हैं बच्चे, इसे हम इक्विटी भी बोल सकते हैं, जो पहले आपको पढ़ा चुके हैं ना, अभी पहला क्वेश्चन भी आपका था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं समावेशिता का, इसके बारे में पूछ रहा है कौन सी रणनीति आवश्यक है, तो भाई यहाँ पे देखो केवल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव कॉन्सेप्ट सोचना ही नहीं, इग्नोर कर रहा है नेगेटिव कॉन्सेप्ट, यहाँ पे डाइवर्स टीचिंग मटेरियल का यूज कर रहा है, सिंपल सी बात है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन व्हाट डज स्कैप फोल्डिंग रेफर टू। अब स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, मचान, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चे हम लोग मचान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मचान बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग पाड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, पाड़ बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर टीचर आपका थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, हल्का सा हेल्प कर रहा है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो हमारा स्केप फील्डिंग होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर टीचर थोड़ा आपको हिंट देता है कि हाँ बच्चा ऐसा नहीं ऐसे होगा, तो वो क्या होता है, हमारा स्केप फोल्डिंग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मचान बोलते हैं। तो आप इसका आंसर क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका अस्थायी सहायता प्रदान करना, ये बात सही है हमारा कि आप देखो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपका जो टीचर हेल्प करता है, कोई भी आपका हेल्प करता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, स्केप फोल्डिंग होता है। प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट, आपको टेम्पररी सपोर्ट मिलता है बच्चे, टू हेल्प स्टूडेंट लिम अ न्यू कॉन्सेप्ट या फिर स्किल, अगर आप कोई स्किल सीख रहे होते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं, अगर आपको लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है, आपको अगर यहाँ पे हेल्प मिलता है, तो हमारा क्या होता है, स्केप फोल्डिंग होता है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ का मूल्यांकन करते समय यह महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी बच्चे का यहाँ पे इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इसका आप आंसर करोगे फटाक से। चलो भाई, तो अब देखो सिंपल सी बात है, तथ्यों और आंकड़ों को याद करना, यहाँ पे याद जो है मेमोराइजेशन जो है नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर आप देखो बच्चे, हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्करेज नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ओनली हमारा नेगेटिव कॉन्सेप्ट, सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ जाना है। जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा होगा उसको समझ आ रहा होगा। ठीक है, या फिर अगर आप जो बच्चा कैप्सूल सीरीज क्लास नंबर 1 कैप्सूल सीरीज अभी तक मुझे लगता है 55,000 बच्चों ने देख चुका है, 55,000 बच्चों ने उस क्लास को देख लिया है। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है एनसीटी के फील्ड में, जितना बच्चे अगर आप देखते हो, ठीक है, उतना किसी भी टीचर का लोग नहीं देखता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे मैं मेहनत करता हूं और मुझे पता होता है कि हाँ मेहनत कर रहा हूं, बच्चे मुझे देखेंगे, सिंपल सी बात है। अब कुछ लोग वादे करते हैं बहुत बड़े बड़े कि हाँ एकदम पूरा गर्दा उड़ा देंगे, अब खुद गर्दा उड़ जाता है उनका। ठीक है, तो अब बहुत सारे एग्जाम्पल मैं देखा हूं, खैर कोई नहीं, ठीक है, आप लोग पर टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग कॉन्सेप्ट वाले हो, आप अच्छा करोगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ डज सोशल साइंस डिफर फ्रॉम नेचुरल साइंस। ठीक है, यानी सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से किस प्रकार भिन्न है, सोचना ही नहीं भाई, इसमें सिंपल सी बात है, इसका आंसर करो। तो सामाजिक विज्ञान भौतिक दुनिया का अध्ययन करता है, जबकि प्राकृतिक विज्ञान मानव व्यवहार का। बताओ भाई, समाज विज्ञान प्रकृति पर्यावरण की नहीं, अब जो समाज विज्ञान मानव समाज और व्यवहार की जांच करता है, जबकि प्राकृतिक विज्ञान भौतिक और जैविक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, प्राकृतिक जो है बच्चे मानव व्यवहार के थोड़े यहाँ पे काम करेगा आपका,
सोशल साइंस, देखो यहाँ पे सोशल साइंस एग्जामिन है ना ह्यूमन सोसाइटी एंड बिहेवियर, सिंपल सी बात है। और वाइल नेचुरल साइंस जो आपका है वो किसका भाई स्टडी करेगा, तो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड का यहाँ पे स्टडी करने वाला है, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत कर लिया आप लोगों ने, अपने आप पे भरोसा रखो और अपने टीचर पे भरोसा रखो। हाँ, हमारे टीचर ने जो पढ़ाया हुआ है मैं जाऊंगा और अपना 100% दूंगा। अपने टीचरों ने मेहनत करा हुआ मेरे साथ और बहुत मेहनत की, वैसे मैं बता रहा हूँ ना, अपनी सारी चीजें छोड़ के, घर परिवार, ठीक है, परिवार मतलब अपना फैमिली समझना, ठीक है। अब हमारे पूर्वांचल में क्या परिवार मतलब मेहरारू को समझते हैं, ठीक है। अब मेहरारू क्या होता है तो वाइफ को समझते हैं। तो भाई देखो, मैं अभी घर भी नहीं गया बहुत दिन से, बस आपके लिए ही। अब मैं जैसे आपका एग्जाम होगा तुरंत मैं घर निकलूंगा, ठीक है। और बहुत सारे कामें होती है भाई, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी कामें होती है, सारा चीज छोड़कर आप लगे हुए हैं सिर्फ आपके लिए। क्यों? कि भाई आपका एग्जाम अच्छा जाना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो मेहनत करिए आप लोग, बाकी तो अच्छा ही जाएगा आपका। सामाजिक विज्ञान सीखते समय बच्चों को किस सामान्य कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बताओ भाई। अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे सोशल साइंस, तो आपको कौन सा समस्या आने वाली है? तो भाई देखो, यहाँ पे आप तथ्य को याद नहीं कर पाते हो, आपके अंदर इंटरेस्ट की भी कमी होती है, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका जो अमूर्त अवधारणा है आप इसे टच नहीं कर सकते हो, मूर्त थोड़ी है ना। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना होता है, रीजनिंग लगाना होता है, तर्क करना होता है। तो ये सारी समस्या है, तो ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। वन रीजन स्टूडेंट फाइंड इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट इज, ठीक है। ऐसा कौन सा समस्या है ना, जो अर्थशास्त्र से पढ़ते समय बच्चों को कठिनाई आती है? तो इसमें बहुत सारी कहानियां होती है, क्या इसमें तार्किक तर्क और अमूर्त चिंतन की आवश्यकता होती है? ये बात सही है, यही समस्या है कि इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज करना होता है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। नागरिक शास्त्र मुख्यतः क्या सिखाता है भाई? तो सिंपल सी बात है, इसमें आप क्या सीखते हो? तो भाई इसमें आप देखो, यहाँ पे राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब सुनो, एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा सुन लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं बच्चे, ठीक है, ताकि कहना ये ना रहे कि सर आप बताए ही नहीं, है ना। ब्लर दिख रहा है क्या? एक मिनट, ये क्या होगा? ओके, ठीक है। चलिए, यहां पे देखो, जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो याद रखिएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसका है? कॉग्निटिव मतलब क्या था? संज्ञानात्मक, यानी मेंटल एबिलिटी, यानी सोचने की क्षमता, ठीक है। यानी इनका कहना क्या था? बच्चा जो है ना, बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता होती है, ऐसा कुछ बोला गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, ठीक है। और ये जो इनका पेडागोजी था, यानी इनका जो शिक्षण पद्धति था, जो इनका पढ़ाने का अप्रोच था, वो कौन सा था? कि बच्चा यहाँ पे क्या करता है? रचना करता है, बच्चा क्रिएटिव होता है, खुद से नॉलेज का निर्माण कर रहा होता है, कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इन्होंने यहाँ पे क्या किया? इनका मेथड था कि बच्चों को लर्निंग करा रहा हो तो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए लर्निंग, ठीक है। यानी बच्चा यहाँ पे एक्टिविटी करे, क्रियात्मक करे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगले हमारे जो हो जाएंगे बच्चे, ये आपको नहीं याद रखना। नेक्स्ट, लेवाइवोत्स्की। अब इन्होंने जेडपीडी, जेडपीडी क्या होता है? जिसे हम लोग मचान बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपका लेवल यहां पे है, अगर आपका मान लीजिए लेवल यहां पे है, ठीक है, अगर आपको जेडपीडी दे देते हैं, जेडपीडी, तो आपका लेवल जो यहां पे चला जाएगा, ठीक है। यानी देखो, अब सिंपल सी बात है, जेडपीडी का मतलब क्या होता है? एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है, आपका जो लोअर नॉलेज है उसको थोड़ा अपग्रेड कर देता है बच्चे, ठीक है। तो एक जेडपीडी होता है। और अगर बात करते हैं सामाजिक का सिद्धांत, ठीक है, यानी सोशल, देखो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में जो थ्योरी दिया है वो आपके लेव वाइगोत्स्की ने दिया हुआ, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। यानी जो वाइगोत्स्की का कहना क्या था कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो समाज से इंटरेक्ट करके चीजों को सीख रहे होते हैं। एक किसका कहना था? तो एक समाजवादी, आपके साइकोलॉजिस्ट से समाजवादी एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रखिएगा। तो आप देखो, सामाजिक रचनावाद किसको बोलते हैं? तो आप लोग वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावाद बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इनका कहना क्या था कि बच्चा जो है वो अपने समाज, यानी आप सोसाइटी से, अपने कल्चर से क्या करता है? इंटरेक्ट करके लर्निंग कर रहा होता है, इनका कहना क्या था। और बच्चा जो करता है पीर लर्निंग, अब जो पीर यानी आपका जो ग्रुप है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उसे हम लोग प्री ग्रुप, पीर लर्निंग बोलते हैं, ठीक है, पीर ग्रुप बोलते हैं। यानी आपका वो भी तो एक सोसाइटी ही तो है, एक समाज ही तो है। तो कुल मिलाकर बच्चा जो यहाँ पे लर्निंग करता है वो क्या करता है? समाज से इंटरेक्ट करके, अपने कल्चर से इंटरेक्ट करके, है ना, अपने पीर्स से कम्युनिकेशन करके क्या करता है? लर्निंग कर रहा होता है। तो अगर हम बात करें सामाजिक रचनावाद का, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
स्केप फोल्डिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो भाई बोलना आप वाइगोत्स्की ने दिया था। स्केप फोल्डिंग का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन डेवी। जॉन डेवी उतना इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, फिर भी आप जान लीजिएगा। जॉन डेवी एक जो थे ना प्रयोगवाद कवि थे, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो आपके सामने है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी जो ईयरली चाइल्डहुड जो आपका एजुकेशन है, इस पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। और इनका कहना क्या था कि बच्चा जो लर्निंग करता है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करता है, यानी खुद से क्या करता है, नॉलेज का निर्माण कर रहा होता है, ठीक है, खुद से अब डायरेक्शन ले रहा होता है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑटो एजुकेशन, जो हमारे बच्चे यहां पे देखोगे मोंटेसरी जो है वो ऑटो एजुकेशन में ज्यादा फोकस किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने जेरोम ब्रूनर, ठीक है। अब एक बच्चा कमेंट भी किया था, सर आप जो साइकोलॉजिस्ट है उनके बारे में नहीं पढ़ा दीजिए सर प्लीज, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंस्टाग्राम में बच्चा बोला हुआ था, तो हम सोचे भाई बता ही देते हैं, इसको शामिल कर ही देते हैं। नेक्स्ट फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, भाई देखो जेरोम ब्रूनर, ठीक है, ब्रूनर डिस्कवरी याद रखना। डिस्कवरी लर्निंग के फादर किसे बोलते हैं? तो जेरोम ब्रूनर को बोलते हैं। डिस्कवरी मतलब कि बच्चा यहाँ पे खोजबीन खुद से कर रहा होता है, डिस्कवरी लर्निंग कर रहा होता है। तो ब्रूनर का था ये सिद्धांत, इसको आप याद रखिएगा। डिस्कवरी लर्निंग हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, अभी पढ़ने वाले इसको आज पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन नहीं लो आप लोग, ठीक है। स्पाइरल करिकुलम, इसका मतलब क्या है? स्पाइरल करिकुलम का मतलब क्या है? देखो हमारी जो लर्निंग होता है बच्चे ना, वो स्पाइरल होती है। लर्निंग जो होती है वो कैसी होती है भाई? तो लर्निंग जो होती है स्पाइरल होती है। लर्निंग लीनियर कभी नहीं होती। ये हमारा लीनियर है, रेखीय है, लीनियर है। लर्निंग जो है रेखीय हो गया, लीनियर हो गया, कभी नहीं होता है। लर्निंग जो होती है स्पाइरल होती है। और स्पाइरल का सिद्धांत किसने दिया? तो बोलोगे सर ब्रूनर ने दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि बच्चा क्या करता है, कोई चीज लर्निंग करता है, फिर क्या करता है, अगले क्लास में बढ़ जाता है, ये आपका अगला नेक्स्ट क्लास है। फिर क्या करता है कि नेक्स्ट क्लास में लर्निंग करने के लिए फिर से आपको क्या करना होगा, प्रीवियस नॉलेज की नीड पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, फिर से आप पुराने नॉलेज की तरफ आओगे, फिर से आप आगे बढ़ोगे, फिर से आपको पुराना नॉलेज चाहिए, फिर से आप क्या करोगे, न्यू नॉलेज पर आप नेक्स्ट नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। यानी कुल मिलाकर अगर आप क्लास 3 में पढ़ना चाहते हो तो क्लास 2 का नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपका स्पाइरल लर्निंग जो है एक स्पाइरल प्रोसेस है बच्चे, तो इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए भाई, याद तो रहेगा, कई बार बता चुके इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा अगला है हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने कौन सिद्धांत दिया भाई? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया हुआ है, ये भी आपको पता होगा। इनका कहना क्या था कि इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर व्यक्ति क्या अपने आप में भिन्न है, ठीक है, अपने आप में इनके अंदर भिन्नताएं पाई जाती है। यहाँ पे सिंपल सी बात करें, डाइवर्सिटी इन लर्नर के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है, कोई बच्चा सेम टाइप का नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे इसके बारे में। अगला है, अब देखो भाई आप इस सेम वही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा इस बार, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात करें तो मोंटेसरी हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर है, और किसके बारे में बात करते हैं? तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि हमारी जो लर्निंग हो रही है चाइल्ड सेंटर्ड होती है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करें तो डेवी और गांधी जी का कहना था, गांधी जी भाई आप पढ़े होंगे नई तालीम, ठीक है। गांधी जी का सिद्धांत क्या था? नई तालीम, ये भी आप पढ़े होंगे, नई तालीम है ना, नई तालीम, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये बेसिक एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तालीम है भाई, है ना, बेसिक एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, गांधी जी हो गए। अन्वेषण आधारित लर्निंग, है ना, यानी डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी को हम लोग डिस्कवरी बोल सकते हैं, तो डिस्कवरी आपके ब्रूनर हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने अगला आप देखोगे, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग, या फिर आप बोल सकते हो कम्युनिकेटिव लर्निंग, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो समाज से जो इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे कौन हो जाएंगे? वाइगोत्स्की, जो समाजवादी रचनावादी है, ठीक है, समाज रचनावादी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला आपके सामने स्किनर किस फोकस किया हुआ है? तो प्रबलन सिद्धांत पे, रेनफोर्समेंट, है ना, यानी कि बच्चों को अगर आपको लर्निंग करानी है तो रिवार्ड पनिशमेंट जरूरी है। एक किसका कहना था? स्किनर कहना था, ठीक है। तो स्किनर से याद रखना, स्किन अगर आप ऐसे बोलोगे तो मार मार कर तुम्हारा स्किन निकाल दूंगा, इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। अगला हमें अब बात करते हैं फ्रीडम। तो फ्रीडम का सिद्धांत किसने दिया? टैगोर ने। टैगोर का कहना क्या था कि बच्चों को आप फ्री छोड़ दो, बच्चा खुद से नॉलेज का निर्माण करने वाला है। तो एक किसका कहना था? टैगोर का कहना था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। नई तालीम गांधी, जेपीटी आपको वाइगोत्स्की हो गया, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आप गार्डनर हो गए, डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर हो गए, रेनफोर्समेंट आपका स्किनर हो गए, और बात करें कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो हमारे जेन पियाजे हो जाएंगे। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो भाई देखो थकना हारना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो कुछ मेथड हैं जो आपको आनी चाहिए, एक होता है इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड। सुनो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत तगड़ा वाला सिखाने भाई। तो इंडक्टिव मतलब क्या होता है? आगमनात्मक विधि, जो कि हमारा एक बेस्ट मेथड है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेस्ट। आगमनात्मक विधि क्या होता है? बेस्ट मेथड होता है। सुनो भाई, पहले सुनो, अभी समझ नहीं आने वाला, जो पुराने बच्चे होंगे उनको आ रहा होगा। एक होता है डिडक्टिव मेथड, ये हमारा क्या होता है? एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चों को लर्निंग कराने के लिए यहाँ पे जो मोस्टली बच्चे जरूरी होता है वो डिडक्टिव मेथड काम आती है, सॉरी इंडक्टिव मेथड काम आती है।
इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि बच्चे को पहले क्या करते हैं, पहले नोन चीजें देते हैं, यानी बच्चे को पहले नोन जो बच्चा जान रहा होता है उसके बारे में सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। यानी हम इसे बोल सकते हैं कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, यानी हम मूर्त से अमूर्त बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को जो लर्निंग कराते हैं मूर्त से अमूर्त। सुनो भाई, अगर हम बात करें इंडक्टिव मेथड का, तो इंडक्टिव मेथड में यानी हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आगमन विधि। आगमन विधि पहले आपको क्या बोलते हैं, पहले आपको एग्जाम्पल के बारे में समझाते हैं, पहले आपको एग्जाम्पल देते हैं और लास्ट में आपको रूल देते हैं, ये आप याद रखना। अगर हम बात करें बच्चे आपका इंडक्टिव का, ठीक है, इंडक्टिव में क्या करते हैं, आगमन विधि में क्या बोलते हैं, पहले आपको एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे कि हाँ इसी एग्जाम्पल से आप क्या कर सकते हो, एक रूल को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक आप नियम बना सकते हो। तो हम एक क्या हुआ, बच्चों को पहले एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा खुश होगा, हाँ तरह तरह के रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल देंगे, उसको रियल लाइफ का एग्जाम्पल देंगे और बाद में बोलेंगे हाँ यही रूल था, इस रूल का एग्जाम्पल दे रहे थे, बोला ओ माय गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा आगमन विधि होगा। नेक्स्ट क्या होता है बच्चे, निगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है, पहले आप रूल देते हो बच्चों को, कोई नियम बताओगे और उस नियम के बाद क्या करोगे, आप बच्चे को एग्जाम्पल दोगे, जो कि हमारा एक क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसमें टाइम कम लगता है, शॉर्ट टाइम। इसमें क्या होता है, इसे हम बोल सकते हैं लेक्चर मेथड, इससे हम बोल सकते हैं बच्चे लेक्चर मेथड। क्या बोल सकते हैं, लेक्चर मेथड। कि टीचर यहाँ पे क्या करता है, एक टीचर आता है और रूल रेगुलेशन बताता है, हाँ भाई ये रूल है, यानी इंस्ट्रक्शन देता है, बोलता है एग्जांपल है, हो गया काम खत्म। तो ये जो यूज होता है ना, वो छोटे बच्चों में यूज नहीं हो पाएगा, जो प्राइमरी एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनमें यूज नहीं होगा, हायर क्लास वाले बच्चे यूज करते हैं इसको। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पहले रूल देता हूं, फिर आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो आप हायर क्लास में आ चुके हो, आप प्राइमरी में नहीं हो, लेकिन प्राइमरी वाला बच्चे को अगर आपको पढ़ानी है, लर्निंग करानी है, तो उसके लिए डिडक्टिव मेथड एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट और जो इंडक्टिव मेथड बच्चे हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करा गया, इसको आप याद रखिएगा। सुनो, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सॉरी बेस्ट मेथड कौन सा है, तो बेस्ट में क्या होता है, बच्चे को पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर ले आते हैं, पहले बच्चों को ज्ञात चीजों के बारे में दिखाते हैं, यानी जो बच्चा नोन कर सकता है, जो बच्चों को पता होती है, उससे धीरे धीरे उसका लेवल हाई करते हैं। पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, बाद में उसको नियम देते हैं। पहले देखो एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए ना भाई, और लास्ट में उसको नियम दिए। तो ये हमारा कौन सा मेथड होता है, तो आप बोलोगे आगमन विधि। विशिष्ट से समान की ओर, अब याद रखना, पहले बच्चों को हम स्पेसिफिक चीज के बारे में देते हैं नॉलेज, उसके बाद जनरल की ओर जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर जाता है। पहले बच्चों को कंक्रीट चीजें देंगे कि बाबू ये बोतल है, और उसके बाद क्या करेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, तो आप इंडक्टिव को याद रखना, आप यहाँ पे डिडक्टिव याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव आपको समझ में आ चुका है। और इंडक्टिव में जस्ट उसका अपोजिट है, याद रखिएगा। वो विशिष्ट समान था, ये आपका समान से विशिष्ट है। वो उदाहरण से आपका नियम की ओर था, एक नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, वो आपका कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट था, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट है, आप याद रखिएगा। वो ज्ञात से अज्ञात था, यानी नोन टू अननोन था, ये अननोन टू नोन है। सुनो, आप कैसे याद करोगे, निगमन विधि में पहले नियम आती है, नी फॉर नियम और नी फॉर निगमन। नियम को हम लोग रूल बोलते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो बच्चे। ठीक है, तो डिडक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो निगमन इज द नेगेटिव कॉन्सेप्ट, और अगर बात करते हैं इंडक्टिव यानी आगमन इज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप उसे कौन सा मेथड यूज करने सिखाओगे, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके सामने, अब आप फंसने वाले हो भाई, मैं सच बता रहा हूं, फंसने वाले आप लोग। ठीक है, देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर आंसर में आगमन दिया है, ठीक है, तो आप आगमन का यूज करोगे। आगमन को क्या बोलते हैं, तो आप बोलो सर इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, अगर आगमन नहीं दिया होता तो आप इसको मार सकते थे क्या, तो रिक्रिएटिव एंड गेम रिलेटेड। अगर बच्चे लर्निंग को एंजॉयबल बनाना है, ठीक है, उससे बच्चों का इंटरेस्ट जगाना है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे हम खेल विधि का यूज करेंगे, प्लेवे मेथड का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ए भी हमारा सही होगा और ए भी हमारा सही है। तो आगमन और निगमन के बारे में, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडक्शन क्या होता है और डिडक्शन क्या होता है बच्चे। ठीक है, तो अब क्या किया यहाँ पे, सुनो भाई, यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले बच्चों को रुचि जगाने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो भाई छोटे बच्चों को पढ़ाना है, प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाना है, सिंपल सी बात है कि वहां पे हम आगमन मेथड यूज करेंगे, यानी पहले बच्चों को एग्जाम्पल वगैरह देंगे और लास्ट में हम रूल बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है। यानी पहले हम क्या करते हैं बच्चे, जनरल टू स्पेसिफिक कहां पे चल रहे होते हैं, जरा बताना इसका आंसर। देखता हूं भाई, देखता हूं। आपका पास टाइम जो 5 सेकंड का है, 5 4 3 2 1। अब देखो यहां पे जनरल टू स्पेसिफिक, तो हम पढ़े थे स्पेसिफिक टू जनरल कहां था, तो वो बच्चे आपका था आगमन विधि में, यानी इंडक्टिव मेथड में। और सॉरी जनरल टू स्पेसिफिक कहां है, तो आप बोलोगे डिडक्टिव मेथड में था। कहां था डिडक्टिव मेथड। सुनो, पहले जनरल टू स्पेसिफिक है ना, और अगर हम स्पेसिफिक टू जनरल की बात करें तो स्पेसिफिक से जनरल हो जाएगा आपका इंडक्टिव मेथड, याद रहेगा आपको। और डिडक्टिव मींस क्या होता है आपका निगमन विधि। निगमन विधि इज द नेगेटिव कॉन्सेप्ट। पहले हम क्या कर, जनरल, जनरल मतलब क्या होता है, रूल। बच्चों को पहले रूल सिखाते हैं,
स्पेसिफिक मतलब बाद में एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, समझ गए। तो रूल से एग्जाम्पल, जनरल को रूल बोल सकते हो। देखो अगर आपको कोई रूल देना है तो भाई जनरल ही होगा, सिंपल रूल होगा। अगर आपको एग्जाम्पल दे रहे तो आपका एक स्पेसिफिक हो जाएगा, एक विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर रूल दिए भाई, नियम देते तो आपका सामान्य होता है, रूल आपका सामान्य होता है, विशिष्ट आपका एग्जाम्पल होता है। तो सिंपल सी बात है, रूल से एग्जाम्पल, नियम से एग्जाम्पल। नियम मतलब निगमन और निगमन मतलब डिडक्टिव। क्लियर है? नियम मतलब निगमन, रूल मतलब नियम और नियम मतलब डिडक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बताओ गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? बताओ। सिंपल सी बात है, अगर नियम की सहायता ले रहे हैं तो फार्मूला और एग्जाम्पल में डिफरेंस होता है बच्चे, ठीक है। अब आप फार्मूला को एग्जाम्पल मत समझना, फार्मूला भी आपका एक रूल ही तो है, तो रूल का यूज कर रहे हो आप, नियम का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो नियम अगर आप पहले यूज कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, नियम में आपका निगमन होगा और निगमन मतलब आपका डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? बताओ भाई, आगमन विधि, आगमन विधि इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। तो आगमन पहले क्या होगा? तो पहले यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, उसके बाद आपका रूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सूत्र स्थापित करने के लिए, हाँ ये हमारा सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पे देखो इस्टेब्लिश द फार्मूला, फार्मूला हमारा क्या रूल है, यानी रूल बनाने के लिए आप इसका यूज करोगे। तो रूल बनाने के लिए पहले आपको एग्जाम्पल देना होगा, है ना। रूल बनाने के लिए पहले आपको एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल से रूल क्यों, आप रूल का क्रिएशन कर रहे हो, रूल को आप क्रिएट कर रहे हो, सिंपल सी बात है। देखो भाई यहाँ पे बोल क्या रहा है कि आगमन विधि में किसके लिए उपयुक्त होता है? तो नियम बनाने के लिए, नियम की ओर जाने के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है। तुम्हारा इसका आंसर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 जो बच्चे आपके सामने है। नेक्स्ट, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। अब भाई सूत्र लिख रही है, फार्मूला लिख रही है। while teaching mensuration the teacher writes all the formulas on the board before proceeding further, ठीक है। this approach indicates that she is adhering to the, यानी किसका एड्रेस कर रही है, सिंपल सी बात है। तो भाई देखो अगर पहले बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बोलो टीचर रूल लिख देती है। रूल क्या है भाई? रूल हो गया, फार्मूला हो गया, बात बराबर है। तो रूल है तो रूल मतलब नियम और नियम मतलब निगमन और निगमन है तो बच्चे क्या करोगे आप, यहाँ पे डिडक्टिव अप्रोच आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने है। 6 का क्वेश्चन यहाँ पे देखो, निम्न में से किस पाठ में सबसे पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए थे, उसके बाद उदाहरण है। यानी आप देखो रूल, भाई देखो नियम से एग्जाम्पल क्यों, सिंपल सी बात है। तो नियम मतलब निगमन, सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो इसका आंसर आप फटाफट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आप खुद से भी करिएगा। तो 7 का क्या होगा, बोलो बताओ भाई, इसका क्या होगा भाई? तो आगमन विधि आप पढ़ लेना, आप इसका खुद से भी कर सकते हो। खेल विधि की जन्मदाता कौन है? तो याद रखना खेल विधि के जो फादर है, ओरिजिनेटर ऑफ द प्लेवे मेथड, तो ये आपके कौन होगा? फ्रोबेल हो जाएंगे, ठीक है। आप इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है? बताओ भाई, यहाँ पे आंकड़ों से संबंधी आपको विश्लेषण करना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क टू एक्सेस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा एनालिसिस, यानी आप देखो यहाँ पे डाटा का एनालिसिस करने की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट का यहाँ पे यूज करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड? तो भाई चाइल्ड सेंटर्ड जो आपके यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो आप बोलोगे सर चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पे व्याख्या नहीं, ये हमारा क्या है? टीचर सेंटर्ड है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा कथन सही है भाई? बताओ। अब इसका आप देखो असर्शन, सॉरी लाइन वाला आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ फटाक से। निगमनात्मक तरीकों के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। अगर आप यहाँ पे निगमनात्मक यानी डिडक्टिव यानी पहले रूल का यूज कर रहे हो, रूल टू एग्जाम्पल की ओर जाते हो, तो रूल टू एग्जाम्पल में कम टाइम का यूज होता है। आपका मोर टाइम नहीं लगता है, लेस टाइम लगते हैं, बहुत कम टाइम लगता है, सिंपल सी बात है, एक गलत है। और इंडक्शन मेथड इंक्रीज द मेमोरी पावर ऑफ स्टूडेंट। इंडक्शन में क्या करते हो? पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल देते हो, अब एग्जाम्पल के बाद बच्चों को आप रूल दिखाते हो, ठीक है, रूल समझाते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप तरह तरह के एग्जाम्पल लोगे, मल्टीपल टाइप का एग्जाम्पल दोगे, सिंपल सी बात है कि बच्चे के अंदर यहाँ पे क्या होगा भाई? उसका स्मरण शक्ति बढ़ेगा, मेमोरी पावर बच्चे का डेवलप होने वाली है। यानी ए हमारा सही है और ए हमारा गलत है, तो आप बोल सकते हो केवल कथन यहाँ पे सेकंड आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आप बताओगे बच्चे 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो भाई। चलो बच्चा स्वयं तथ्यों, उदाहरणों और प्रयोग की सहायता से किसी सूत्र या सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करता है। अब बताओ इसका आंसर, बहुत बेहतरीन मेथड है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। 5 4 3 2 1, ठीक है। तो भाई यहां सिंपल सी बात है, बच्चा क्या कर रहा है? खुद से अपना स्टेटमेंट, अपना एग्जाम्पल का यूज कर रहा है, ठीक है।
अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लास्ट में क्या कर रहा है, फार्मूला क्रिएशन कर रहा है बच्चे, ठीक है। बच्चा यहाँ पे क्या कर, रूल का निर्माण कर रहा है। तो अगर रूल का निर्माण कर रहा है तो कुल मिलाकर वो क्या कर रहा है भाई, तो आप बोलो सर इंडक्टिव से डिडक्टिव को जा रहा है, ठीक है। पहले वो आगमनात्मक विधि का यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो आज हम लोग खुद से लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई बल्ले बल्ले बिंदास सोएंगे, है ना। रिजल्ट आता रहेगा, एडमिशन होता रहेगा, ठीक है। अगला आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है। क्या बोल रहा है, एक शिक्षक ने छात्रों को सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न दिए, वह विधि का उपयोग कर रहा है। यानी रूल के बेस पे, रूल पहले रूल दिया गया है, ठीक है। अब जो उसको क्वेश्चन दिया गया है, सूत्र पे दिया गया, फार्मूला पे दिया गया है, तो फार्मूला मतलब क्या होगा, रूल, और रूल मतलब नियम, और नियम मतलब निगनात्मक, और निगनात्मक मतलब डिडक्टिव। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर करना जरा। प्रभावी ढंग से और कुशलता से पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को शिक्षण के निम्न तरीकों में से कौन सा शामिल नहीं करना चाहिए। भाई देखो यहां पे बच्चों को कौन सा यूज नहीं करना, भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर आप बोलो, कुशलता से पढ़ाने के लिए, यानी टू टीच इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, और टीचर शुड नॉट इनकॉर्पोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो, कौन सा मेथड का। सिंपल सी बात है, ऑटोक्रेटिक मेथड का, निरंकुश नहीं, अंकुश होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी डिमोन्स्ट्रेशन हमारा सही है, लेबोरेटरी सही है, असाइनमेंट सही है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, परमिसिव स्टाइल ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की अनुमेय शैली क्या बोलती है। तो परमिसिव स्टाइल का मतलब क्या होता है कि बच्चा यहाँ पे क्या होता है, परमिसिव मतलब क्या होता है कि बच्चे को कुल मिलाकर बच्चे को गॉड मानने की बात कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को ध्यान में रखकर, ठीक है, यानी जो हम बोल सकते हैं इफेक्टिव लर्निंग की बात कर रही है। तो कुल मिलाकर इसका क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, सारे हमारे नेगेटिव कॉन्सेप्ट ही है। तो हमें शिक्षार्थी केंद्रित की बात कर रहा है, अनुमेय शैली की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, निम्न से कौन सा टॉप डाउन दृष्टिकोण। अब बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होना चाहिए। टॉप डाउन का मतलब क्या होता है बताओ। एक आपका होता है बॉटम टू अप होता है, एक आपका टॉप टू डाउन होता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आप आंसर करो 16 का। 16 देखो, टॉप डाउन मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं टॉप डाउन, है ना, टॉप डाउन, इससे मतलब डिडक्टिव। डिडक्टिव, अब डिडक्टिव क्या होता है भाई जरा बताना आप लोग। डिडक्टिव मतलब क्या होता है, निगनात्मक, एंड निगनात्मक, ठीक है। अब सुनो, निगनात्मक यानी अब देखो यहां पे होता क्या है कि पहले बच्चों को टॉप मतलब नियम, रूल देते हैं, ठीक है, रूल देते हैं, और रूल से बच्चा क्या आता है, एग्जाम्पल की ओर आता है, एग्जाम्पल की ओर। तो इसमें क्या होता है, टाइम भी कम लगता है, यानी ऊपर से ध्यान से नीचे गिर जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक होता है बच्चे आप बोलते बॉटम टू अप, ठीक है, बॉटम अप बोल सकते हो, अप और आपका बॉटम हो जाएगा, बी लिख देता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव बोलते हैं। ये हमारा कौन सा मेथड है, इंडक्टिव। इंडक्टिव मतलब क्या होगा, बोलोगे सर आगमनात्मक, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है, आगमनात्मक। अब देखो बच्चों को ऊपर से नीचे जाना है, सॉरी हाँ, नीचे से ऊपर जाना है, टाइम तो लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट मेथड होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो ये हमारा होता है बॉटम टू अप हो जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टॉप डाउन क्या हो जाएगा भाई, टॉप डाउन आपका निगनात्मक हो जाएगा, क्लियर सी बात है, निगनात्मक मतलब आपका डिडक्टिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करो। शिक्षण की व्याख्यान विधि से कौन सा संबंधित नहीं है। तो भाई देखो, हाँ ठीक है, विच ऑफ डज नॉट रिलेट द लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। लेक्चर मेथड से कौन सा, तो लेक्चर मेथड में देखो सिंपल सी बात है, यह बाल केंद्रित दृष्टिकोण नहीं, ये आपका चाइल्ड सेंटर नहीं है। लेक्चर मेथड जो एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अब देखो यहाँ पे एनालिटिकल मेथड होता है और एक आपका बच्चे सिंथेटिकल मेथड होता है। तो एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, आप इसे क्या बोलते हैं, विश्लेषण विधि। अब विश्लेषण विधि क्या होता है, इस विधि का अर्थ किसी पूर्व समस्या को लेकर उसके छोटे छोटे अंश करके विश्लेषण, यानी टुकड़े टुकड़े करके हम क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, है ना। इसे हम लोग एनालिटिकल मेथड ही बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। इसमें क्या होता है, सेम पूर्व से अंश क्यों आते हैं, अज्ञात से ज्ञात क्यों आता है। अब आपको याद आ रहा होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, डिडक्टिव कि इंडक्टिव, है ना। तो पूर्व से अंश क्यों आते हैं, ज्ञात से अज्ञात क्यों आते हैं। ये आपका बच्चे यहाँ पे सॉरी अज्ञात से ज्ञात क्यों आते हैं, यानी जिन चीजों के बारे में मुझे नहीं पता होता है, अननोन होते हैं, और हम क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं उसका, है ना। उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे होते हैं कुल मिलाकर, ठीक है। पार्ट एंड एनालाइज इट, और धीरे धीरे क्या करते हैं, अननोन से नोन की ओर बढ़ जाते हैं, है ना। होल होता है, यानी होल मतलब पूरा पुल होता है, और उसको तोड़ते मरोड़ते हैं, और पुल हम लोग पूर्ण से अंश की ओर आ जाते हैं, यानी होल टू पार्ट्स की ओर आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये आपका एनालिटिकल हो जाएगा, ठीक है।
अब अगला हमारा है सिंथेटिकल हो गया या फिर इंटीग्रेशन मेथड हो गया। इसमें क्या करते हैं, नॉन टू अननोन होता है, पार्ट टू होल होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसका आंसर करो, दर्द कम, दर्द है ना, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर रे, तू भी एक अपने आप में सिकंदर है बच्चे, ठीक है। चलो अब इसका आंसर करो क्वेश्चन नंबर। अब इसको एक अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है जो कि हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ने वाले आपको कई बार पढ़ भी चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और एक आपका हमारा मेथड होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसे डिस्कवरी मेथड बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड को हम लोग डिस्कवरी मेथड बोल रहे होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले, पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब आप फटाफट इसका आंसर करोगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने PYQ की ओर, ठीक है ना भाई। चलो तो वीडियो लगता है काफी लंबा हो जा रही है, 1 घंटा का भाई टाइम दिया गया था, लेकिन खैर प्रयास करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फटाफट आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, चलिए धड़ाम से आंसर करिए, क्या होगा भाई। अब देखो आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपरात्मक क्या है, बताओ। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे रोल प्ले मेथड का यूज करना होगा, सिंपल सी बात है, है ना। अगला क्वेश्चन, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो भाई। भाई सिंपल सी बात है, सूत्र मतलब नियम और नियम मतलब निगमन और निगमन मतलब डिडक्शन, सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, समस्या समाधान पद्धति क्या है। चलो भाई इसका आंसर करना जरा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, बताओ। आप देखो इसके बारे में खुद से भी थोड़ा पढ़िएगा, आप लोग पढ़ा भी चुके हैं, पहले भी आपको पढ़ाया बच्चे, नो डाउट। आप ये नहीं बोल सकते आप नहीं पढ़ाए हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या करते हो, क्रिएटिव थिंकिंग करते हो, यानी कल्टीवेशन ऑफ मैथमेटिकल इमेजिनेट, ठीक है, क्रिएटिविटी एंड ह्यूरिस्टिक थिंकिंग बाय मेकिंग स्टूडेंट ओपन माइंडेड। अब देखो अगर बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो यहाँ पे आप यूज करते हो ओपन माइंड का, यानी आप एक क्वेश्चन के कई आंसर खोज रहे होते हैं, यानी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, परिपरीक्षा आधारित पाठ योजना का मुख्य पक्ष क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आप इसका आंसर फटाक से करिएगा जरा, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे किसके बारे में बात करें, इंक्वायरी बेस्ड लेसन के बारे में बात करें। इंक्वायरी बेस्ड कैसा होता है, तो भाई इसमें आप खोजबीन कर रहे होते हैं ना, एक्सप्लोरेटरी टास्क होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोजेक्ट पद्धति का दोष कौन सा नहीं है भाई। इसका आंसर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो भाई देखो डीमेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड का जो दोष नहीं है वो क्या है आपका, रिलेटेड विथ लाइफ, रियल लाइफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गणित करने की व्यूह रचना के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। अब भाई इसका आंसर तो आप दे ही सकते हो, तो एक्टिविटी बेस्ड, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस यूजिंग क्लू एंड अराइव ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज स्टडी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। इसका आंसर बताओ, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर रहे हो तो आप वहां पे क्या करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच को आप अपना रहे होते हैं, यानी आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये आपके बच्चे जो कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। अगर आप खटखटा नहीं सकते हो भाई, दरवाजा खुलना भाई छोड़ो, आप दरवाजे तक पहुंच भी नहीं सकते हैं ना भाई, अगर आप खटखटाओगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। चलो अब इसका अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो हमारे लास्ट हमारा क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट था, कुछ ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट। अब यहाँ का आंसर भी आपको मिल चुका होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर खुद से भी कर सकते हो। तो बच्चा आपके लिए काफी इजी रहा है मॉक टेस्ट नंबर जो आपका है, तो फटाफट आप बोलोगे इसका आंसर बता देंगे, या फिर आप खुद से भी कर लेना, है ना, आपको पता चल ही चुका होगा। तो आप इसे देख सकते हो। अब देखो मेरा कुछ टॉपिक बचा हुआ था, इसलिए मैं सोचा कि इस सेशन को ना एकदम धड़ाम से करा दे 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो आप फटाफट इसका आंसर कर सकते हो बच्चे। और इसमें मुझे लगता है किसी भी क्वेश्चन में आपको शायद दिक्कत आ रहा होगा, ये सारी चीजें हमने महामैराथन में पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप इसे मुझे लगता है कर लोगे, और मुझे भी लगता है कि आप कर ही लोगे। ये हमारे सारे सही है। राधा कृष्ण आयोग की बात करेंगे बच्चे, तो ये हमारा कौन सा है, तो राधा कृष्ण आयोग का बात है, तो आप बोलोगे कस्तूरी रंगन हमारा 2019 का है। जो एनईपी 2020 किसके बेस पे आती है, तो आप बोलोगे कस्तूरी रंगन समिति की बेस पे आती है। तो अब कोठारी आयोग की बात करेंगे, तो कोठारी आयोग हमारा कब का है, तो 1968 का है। और राधा कृष्ण आयोग कब का है, तो फर्स्ट आयोग जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चा, आप बोलोगे इससे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, जो हमारी 1948 में आई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 बोलोगे, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, लचीले पाठ्यक्रम यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे कि कंठस्थ स्मरण की क्रिया के जगह पे हम क्रियात्मक आधारित लर्निंग का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन से हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को जाएंगे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, आपका सी है और डी है, ये जस्ट अपोजिट लिखा गया है बच्चे, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो आपको समेटिव से फॉर्मेटिव को जाना है।
फॉर्मेटिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, समेटिव इज द नेगेटिव कॉन्सेप्ट। डिस्कवरी लर्निंग से लेकर लेक्चर मेथड नहीं, आपको लेक्चर मेथड की जगह पर आपको बच्चे क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा डिस्कवरी लर्निंग को, ठीक है। अगला आपका स्टैंडर्ड से आपका फ्लेक्सिबल कर जाओगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, भी आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने काफी इजी, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, समेटिव असेसमेंट, आपको सारा चीजें बता चुके हैं बच्चे। ये भी आपका काफी इजी, आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और ये भी आपका हो चुका है ना। बहुत सारी चीजें बहुत आप बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजें आसान है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपका बच्चे हो जाएगा और इसे आप कर लोगे। मुझे लगता है पंचकोश आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। देखो, अगर पंचकोश की बात करते हैं तो 5 है ना, सेल्फ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। 5 मिनट, है ना। चलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला हमारा जो बॉडी के अंदर क्या होता है भाई, अन्नमय कोश होता है, फिर प्राणमय, इसका आप सीक्वेंस याद रखिएगा। अन्नमय कोश के बाद क्या होता है, प्राणमय कोश आता है, प्राणमय के बाद आपका मनोमय कोश आता है, उसके बाद आपका जो विज्ञानमय कोश आता है, लास्ट में आपका आनंदमय कोश आता है। इसको आप देख लीजिएगा। और एक खास चीजें हो गया है आपके लिए, बहुत तो कम टाइम में मैं कोशिश किया कि आप सभी को सारी चीजें दे दूं, आप इसको देख लीजिएगा, काफी आसान है। तो कुल मिलाकर आप सभी बच्चे को ऑल द बेस्ट। अब मुझे उम्मीद है बच्चे कि जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपसे ज्यादा कोई भी नहीं पढ़ा है। एनसीईटी के फील्ड में ऐसा कोई भी टीचर नहीं है कि जितना मैं मेहनत किया हूं, मैं फुली गारंटी के साथ बोलता हूं। अगर ऐसा कोई है तो बता दे भाई, आप लोग खुद बता सकते हो, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम अच्छे से दो, ठीक है। मेहनत हम लोगों ने करा हुआ है और मुझे पता है कि आप अच्छा करोगे और हमने अपना 100% दे दिया बच्चे। अब बारी आपकी है। बाकी आप सभी बच्चे को ऑल द बेस्ट। भाई थोड़ा बुरा तो लग रहा है कि आप लोग जा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। आपके जूनियर आने वाले हैं और आप अपने जूनियर को एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सजेस्ट करना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो भाई, आप तो भाई कांटेक्ट में ही हो। आप देखो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो बच्चे, ठीक है। विकास सर एनसीईटी के नाम से होगा, फिर ऑफिशियल विकास सर के नाम से आप जाकर वहां पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेहनत करिए। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो ऑफिस के नंबर आपके पास है 9651222407, ये जो ऑफिस का नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एनसीईटी कॉन्सेप्ट। हर पल की अपडेट आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल मिलेगी, काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आप जाइए और आप सभी को ऑल द बेस्ट भाई। आप लोगों ने मेहनत किया हुआ है ना, ठीक है। तो फिर अब क्या ही बोलूं, है ना। जाइए आप लोग एग्जाम देकर आइएगा, बताइएगा जरूर कि आपका एग्जाम कैसा गया। इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं आपका इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।